हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस की, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण की। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस एक ऐसा लैंडमार्क केस है जिसने इतिहास रच दिया और 1975 से लेके 1977 तक इंडिया में इमरजेंसी को लागू किया। ये एक ऐसा केस है जिसने जुडिशरी के पावर्स को क्वेश्चन किया और ये शोकेस किया कि कैसे पार्लियामेंट ने जुडिशरी से उम्मीद की कि वो उसके सामने घुटने टेक दे। पार्लियामेंट ने जुडिशरी के सामने अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से इंटीग्रल एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन किया, जैसे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की पावर्स को, स्टेट के 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस केस ने क्वेश्चन किया लेजिस्लेचर के फंक्शंस को, फ्री और फेयर इलेक्शंस के राइट को, रूल ऑफ लॉ को, जुडिशियल रिव्यू को और पॉलिटिकल जस्टिस को। इस केस ने कानून के इतने एस्पेक्ट्स पर सवाल खड़े किए कि इस पर एक किताब भी लिखी गई, द केस दैट शुक इंडिया, जो प्रशांत भूषण ने लिखी थी। ये प्रशांत भूषण उन्हीं एडवोकेट के बेटे थे जिन्होंने ये केस लड़ा था और इस केस के हर हिस्से पर बहुत ही फर्मली कॉन्सेंट्रेट किया था। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी साइड में रख दिया गया था। इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में ये कहा गया कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अभी कुछ ही साल पहले हुए केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के जजमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग इंडिया में लगी इमरजेंसी के दौरान हुई थी, जिस दौरान फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए जाते थे और प्रेस सेंसरशिप भी एनफोर्स कर दी जाती है, जिसकी वजह से कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुई। इस केस ने इंडियन पॉलिटिक्स पे एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा था। आइए बात करते हैं इस केस के बैकग्राउंड की। 1971 में जब 5th लोकसभा इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई, जिसमें उन्हें 518 सीट्स में से 352 सीट्स मिली। उन्होंने ये इलेक्शन रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था और उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे राज नारायण, जो राम मनोहर लोहिया की एसएसपी के लीडर थे। हालांकि राज नारायण अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी से बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। अपनी हार से डिसअपॉइंट होकर राज नारायण ने एक अपील फाइल की इस इलेक्शन को नलिफाई करवाने के लिए और इंदिरा गांधी पर आरोप लगाने के लिए कि उन्होंने ये इलेक्शन जीतने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए ही उनको जीत हासिल हुई। 24 अप्रैल 1971 को राज नारायण ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन को चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके और इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के इलेक्शन कोड का वायलेशन किया है। राज नारायण ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंपेन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा असिस्ट किए गए थे। इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी पर यह भी एलिगेशन लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया था अपने इलेक्शन कैंपेन्स को रन करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए शराब और कंबल भी बंटवाए थे, जिससे कि वो उनको ही वोट दे, और ऐसा करते हुए उन्होंने कैंपेन एक्सपेंसेस को एक्सीड कर दिया था। 12 जून 1975 को इन्हीं एलिगेशंस के ग्राउंड्स पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दिया। जस्टिस जगमोहन सिन्हा के कार्यकाल में कोर्ट ने यह पाया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया था इन इलेक्शंस में अपनी जीत को हासिल करने के लिए और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 123(7) का वायलेशन किया था। परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए बैन लगा दिया कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकती, नहीं लड़ सकती। कोर्ट के इस डिसीजन से इंदिरा गांधी बेहद दुखी हो गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट उन दिनों वेकेशन पे था तो कोर्ट ने एग्जीक्यूशनल स्टे ग्रांट किया और इसके बाद उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कारण ये दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था कि इमरजेंसी का असली कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश केस में दिया गया जजमेंट था। 10 अगस्त 1975 को 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया गया, जिसमें एक आर्टिकल 329A ऐड या इंसर्ट किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस में इंटरवीन करने वाली जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को अनजस्टिफाई कर दिया गया था।
39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस के द्वारा। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर रेस्ट्रिक्टेड है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचे को हिला नहीं सकता। ये डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में सामने आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर सकता है, उसके प्रोविजन को एक्सपैंड करके या फिर उसका एनलमेंट या उसको रद्द करके। आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 को खत्म करने की बात की गई क्योंकि ये फ्री और फेयर इलेक्शन के स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल हिस्सा है। ये माना गया कि इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ही रिजॉल्व हो सकता है, और आर्टिकल 329A जुडिशरी के रिव्यू करने की ताकत को छीन रहा था। ये माना गया कि फ्री और फेयर इलेक्शंस एक डेमोक्रेसी के की फीचर्स हैं, और अगर यही इलेक्शंस अनफेयर मींस या बेईमानी से जीते जाते हैं तो जुडिशरी को इंटरवीन करना ही चाहिए, जिससे कि जस्टिस सर्व हो सके, सभी को न्याय मिल सके। रेस्पोंडेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आया कि 1973 के केशवानंद भारती केस में दिए गए जजमेंट पे अगर रिलाय करें तो आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट और सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके जनरल प्रिंसिपल्स ही किसी स्टेट के ऑर्गन्स को गवर्न कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1974 और द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा 39th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया तो पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर्स एब्सेंट थे और प्रिवेंशन डिटेंशन में अरेस्ट किए गए थे। ये देखा गया कि इस अमेंडमेंट ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को और जुडिशियल रिव्यू की पावर को खत्म कर दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। इस अमेंडमेंट ने इक्वालिटी के नोशन को भी खत्म कर दिया, जबकि हायर ऑफिसर्स में पोजीशंस को होल्ड करने वाले लोगों में और पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। अब क्योंकि ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपीज प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे, वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में वोट नहीं कर सके और इस अमेंडमेंट के बारे में अपनी ओपिनियन भी शेयर नहीं कर सके, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ही फायदा हुआ। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति के बिना किसी अपराध के साबित हुए उसको हिरासत में ले लेना, ताकि वो फ्यूचर में कोई एक्शन ना ले सके, कुछ ना कर सके। एनीवे, अब क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए गए एमपीज इस अमेंडमेंट के बारे में अपनी ओपिनियन शेयर नहीं कर सके, तो ये मुद्दा राजनारायण ने उठाया। कोर्ट ने कहा कि ये मैटर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में है और जुडिशरी इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। आइए बात करते हैं कि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के बीच में क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए। पिटिशनर का मेन आर्ग्यूमेंट 39th अमेंडमेंट के ही इर्द गिर्द था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा था और कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की पावर्स को भी लिमिट कर रहा था। कोर्ट्स की इलेक्शन मैटर्स में इंटरवीन करने की पावर को इम्पैक्ट कर रहा था, जिसे जुडिशरी के लिए अनफेयर माना जा रहा था। पिटिशनर का कहना था कि लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, लॉस को बनाना और पास करना, लेकिन किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जज करने की पावर जुडिशरी की ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14(1) इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी गारंटी देता है। जब प्रेसिडेंट ने ऐसा एक लॉ पास किया जो उनको या किसी और को कानून के ऊपर रख रहा हो, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है। रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के इंटीग्रल पार्ट हैं और इनको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में चेंज नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स केस में कहा गया है। ये अमेंडमेंट तब पास किया गया था जब हाउस में बहुत से एमपीज मौजूद ही नहीं थे और वो इस अमेंडमेंट के फेवर में या अगेंस्ट वोट कर ही नहीं पाए, अपनी ओपिनियन दे ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और इलेक्शन में ये डिसाइड कर सके कि कौन जीता कौन हारा। दूसरे पक्ष ने ये कहा कि बहुत से कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेजिस्लेचर पे छोड़ता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की पॉलिसी को भी इस तरह के केसेस में एक्सक्लूड कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है और आर्टिकल 14 के अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करता है और ना ही रूल ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज करता है। अब बात करते हैं इस केस में दिए गए जजमेंट की।
7 नवंबर 1975 को इस केस का जजमेंट दिया गया। ये पहला एक ऐसा केस था जिसमें केशवानंद भारती केस का जजमेंट अप्लाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A के क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये कहा गया कि आर्टिकल 329A कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा था। एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी फंक्शन कर सकती है जब फ्री और फेयर इलेक्शंस की पॉसिबिलिटी हो, और ये आर्टिकल इस पॉसिबिलिटी को खत्म कर रहा था। जजेस की बेंच ने ये भी पाया कि ये आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहा था। लेजिस्लेटिव के हाथों में दूसरी पावर्स देके ये भी पाया गया कि इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट के कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए अनइक्वल पोजीशंस क्रिएट हो रही थी। जजेस ने ये भी कहा कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर भी वायलेट हो रहा था, जो है रूल ऑफ लॉ, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रोस्पेक्ट्स भी खत्म हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे। बेंच ने ये भी कहा कि इस अमेंडमेंट से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी वायलेट हो रहा था। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है लिसनिंग टू द अदर साइड, यानी कि सामने वाले पक्ष की दूसरे पक्ष की भी सुनो। और इस अमेंडमेंट से फेयर हियरिंग का राइट भी खत्म हो रहा था, उन लोगों का राइट जो मेंबर्स के इलेक्शन को चैलेंज कर रहे थे। तो इन टोटलिटी ये पाया गया कि 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहा था, और इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को खत्म कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं इस जजमेंट की क्रिटिकल एनालिसिस की। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में दिया गया जजमेंट जुडिशरी का बहुत ही ब्रेव जजमेंट था। पार्लियामेंट को ये जवाब मिला कि डेमोक्रेसी में सिर्फ वही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को उनके हार्मफुल एक्ट से बचाने के लिए जुडिशरी है। हालांकि ये जजमेंट थ्योरेटिकली सही था, लेकिन इस जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। जब ऑपोजिशन लीडर्स प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिए गए थे, तो वो इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट वोट कर ही नहीं पाए थे, अपनी ओपिनियन शेयर कर ही नहीं पाए थे, जो कि गांधी पार्टी का एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। और इस मैटर में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये पार्लियामेंट का मैटर है और जुडिशरी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस मूव को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। इंदिरा गांधी ने जब अपनी पावर्स का मिसयूज करके उन लॉज जिनके अंतर्गत वो करप्ट पाई जा रही थी उनको मैनिपुलेट किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया बहुत ही अनमाइंडफुल, बहुत ही इग्नोरेंट था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिटी थी कि इंदिरा गांधी अपनी पॉलिटिकल मनमानियों को पूरा करने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाई थी और पूरे देश में क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिससे कि उन पर आरोप ना लग सके, किसी को कुछ पता ना चल सके। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 का क्लॉज 4, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहा था, उसे हटा ही दिया। अब बात करते हैं इस जजमेंट द्वारा सामने आए कंक्लूजन की। कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि पार्लियामेंट लॉ से है, लॉ पार्लियामेंट से नहीं है। जुडिशरी ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को दिखाने की मंशा खत्म कर दी और ये क्लियर किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। जुडिशरी ने डेमोक्रेसी का एसेंस बनाए रखा, फ्री और फेयर इलेक्शंस की पॉलिसी को बनाए रखा। कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया कि पार्लियामेंट लॉ को, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इंदिरा गांधी के उनकी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रखने के अटेम्प्ट्स को खत्म कर दिया और इवेंचुअली एक ही बात सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं हो सकता, पार्लियामेंट भी नहीं। आई होप आपको ये केस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन क्वेश्चंस, इन डाउट्स को डिस्कस कर सकूं आपके साथ और क्लियर कर सकूं। ऐसे और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे मेरे चैनल पे, नॉलेज विद चैप्स।